Hello, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor Geography, and I welcome you all in this geography class. In this last video, we have understand introduction part of economic geography. Today, we are going to understand and define economic geography, scope, and aims. पिछले लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा के बारे में जाना था। आज हम इसके विषय क्षेत्र और उद्देश्य को जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो आर्थिक भूगोल है उसका विषय क्षेत्र है क्या। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो शुरुआत में उसकी परिभाषा होती है और उसके बाद सेकंड पार्ट होता है उसका विषय क्षेत्र और लास्ट पार्ट होता है उसके एम्स कि उसका उद्देश्य क्या है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में हम चर्चा करें तो प्रत्येक भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक विज्ञान का अपना दर्शन, पद्धति, शास्त्र और कार्य क्षेत्र होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक प्रोसेस होता है पढ़ने का। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो भूगर्भ शास्त्र, उसका संबंध है भूपृष्ठ और भूगर्भ की संरचना से। जनसांख्यिकी का संबंध है मानव जनसंख्या की विशेषताओं से एवं जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र का संबंध है प्राणी और वनस्पति जगत से। तो हम देख रहे हैं कि हर जो विषय है उसका अपनी एक पद्धति है और अपना एक क्षेत्र है। उसी प्रकार जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसका भी अपना एक क्षेत्र है। तो भूगोल के अंतर्गत हम प्राकृतिक और मानव निर्मित तथ्यों का दोनों का ही हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल को भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर सीमांकित किया गया है। इस आधार पर जो आर्थिक भूगोल है उसके कार्य क्षेत्र को बताया गया है। यह आर्थिक भूगोल भूतल के ऊपर मानवीय क्रियाओं द्वारा वस्तुओं का उत्पन्न, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करता है। अर्थात जिस प्रकार भूगर्भ शास्त्र भूगर्भ की संरचना का अध्ययन करता है उसी प्रकार इस धरातल के ऊपर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं मानव की, जिसमें वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका व्यापार होता है, उनका उपयोग होता है, ये विषय क्षेत्र जो है वो आर्थिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र है। इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों के वितरण और उनके विभिन्न प्रतिरूपों की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं उनको उन पे प्रकाश डालना या उनके कारक प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब हम विस्तृत रूप से देखें तो पहला विषय क्षेत्र है इसका आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन करना। दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक मूर्त रूप में और एक अमूर्त रूप में। तो ये है इकोनॉमिक ज्योग्राफी और एक होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसके अंदर मूर्त क्रियाएं जैसे कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, ये आर्थिक क्रियाएं जो भूतल पे मूर्त रूप में प्रकट होती हैं, इन्हें इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जबकि जो क्रियाएं भूतल पर मूर्त रूप में नहीं होती वो चाहे आर्थिक विज्ञान या हम कहें इकोनॉमिक्स का पार्ट हो सकती हैं, जैसे रेवेन्यू और टैक्स, पर उन्हें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। तो इसकी जो अध्ययन का क्षेत्र है उसमें आर्थिक क्रियाओं के जो वितरण प्रतिरूप हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आर्थिक क्रियाओं को हम जो भूपृष्ठ के ऊपर हमने कहा कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, उनका अध्ययन हम करते हैं। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण। ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति, ऊर्जा के संसाधन, खनिज, पशु संसाधनों के मूल्यांकन और मात्राकरण पर बल देते हैं ताकि हम जो संसाधन हैं उनका सस्टेनेबल उपयोग कर सकें, अर्थात उनका पोषणीय या धारणीय विकास के तौर पर उनका उपयोग हम कर सकें।
तीसरा विषय क्षेत्र है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। तो अर्थतंत्र प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध है। हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो इकोनॉमी यानी कि अर्थ, प्रकृति और समाज में घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पे पड़ता है, वहीं अर्थतंत्र भी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण के अनेक कारक एक साथ या कभी कभी पृथक रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी स्थान पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें जलवायु, ऊर्जा, जल की उपलब्धता आदि कारक जो हैं मुख्य हैं। दूसरी ओर कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच एक इंटर रिलेशनशिप होती है। चौथा है स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। तो आर्थिक भूगोल में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक जो भिन्नता है उनका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्रत्येक क्षेत्र की स्थानिक विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं का वृहद क्षेत्रों और संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन है जो किया जाता है। नंबर 5 पे है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण और उनकी संभाव्यताएं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत जितना महत्वपूर्ण होता है प्राकृतिक संसाधनों का मात्राकरण, वितरण, प्रतिरूप, उतना ही महत्व मानवीय संसाधनों के मात्राकरण और संभाव्यताओं के अध्ययन का भी है। इसके अंतर्गत मानवीय संसाधनों का मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। नंबर 6 अन्न। अन्न के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाकलाप, प्राविधिकी, अंतर्जनित क्रिया, अर्थतंत्र, इसके अलावा आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति, स्थानिक संगठन और प्रादेशिक नियोजन को सम्मिलित करते हैं। ये भी अध्ययन के क्षेत्रों में शामिल है। एक होती है इसमें एक और अध्ययन का विषय क्षेत्र ही है समदैशिक और विषमदेशिक क्षेत्र की संकल्पना, जिसके अंतर्गत समदैशिक में ये कहा जाता है कि इस प्रकार का क्षेत्र जो बिल्कुल सारी जगह समतल हो, एक जैसा दिखाई देता हो, तो हम कहें कि विश्व में ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसके अंदर जटिलताएं नहीं है। विषमदेशिक का मतलब है कि जो वास्तविक संसार है जिसका 3 डायमेंशन प्रतिरूप नजर आता है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई, जिसमें नदी, झील, पर्वत, मरुस्थल, कारखाने या आवासीय खंड, ये होता है विषमदेशिक क्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल का जो उद्देश्य है वो ये ज्ञात करना है कि आर्थिक क्रिया कहाँ पे स्थित है और क्यों है। मतलब जो आर्थिक क्रिया है वहां पे पर्टिकुलर उसी जगह पे क्यों है, ये है इसका विषय क्षेत्र। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इसका उद्देश्य। उद्देश्य में हम देखें कि ज्ञान की किसी भी शाखा का एक निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए वो सदैव सचेत रहती है। तो आर्थिक भूगोल का लक्ष्य जो है वो मानव की आर्थिक क्रियाओं में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सार्थक व्याख्या करना है, अर्थात किस प्रकार की मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं। जिस प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर जो कार्यात्मक संबंध हैं उसकी व्याख्या प्रादेशिक आधार पर करना है ताकि मानव का कल्याण हो सके, उसी प्रकार इकोनॉमिक ज्योग्राफी अर्थात आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य भी देश काल के संदर्भ में बदलकर मानव कल्याण से संबंधित हो गया है। वर्तमान में आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक प्रगति से अधिक संबंधित है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभ्यता, संस्कृति और तकनीकी विकास के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक भूगोल इनके समाधान में लगकर
अपनी सार्थकता प्रमाणित करता है। अर्थात आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव का कल्याण ही है। हम देख रहे हैं कि पिछले विगत शताब्दी में विश्व जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और उस वृद्धि की वजह से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो विभिन्न संसाधन हैं उनका दोहन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसलिए वर्तमान की प्रथम आवश्यकता है कि विभिन्न संसाधन और उत्पादन के तत्वों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। वो हो गया धारणीय विकास। अन्यथा क्या होगा, भावी पीढ़ी को कई संकटों से गुजरना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक विषमताओं की खाई भी बढ़ती जा रही है। अतः वर्तमान में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्थिक असमानताओं को समानता में परिवर्तित करने के लिए किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्गठित किया जावे। प्रकृति में संसाधनों की वितरण में विषमता भले ही है, लेकिन फिर भी हमें इन आर्थिक विषमताओं को दूर करना है और पूरे विश्व में विकास की अवधारणा को लागू करना है। यही इस विषय का मूल उद्देश्य है कि मानव की आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार की हो कि संसाधनों का उपयोग भी हो और लोगों का विकास भी हो। तो मानव कल्याण ही सही परिप्रेक्ष्य में आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है, ताकि मानवीय आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके और मानव कल्याण की प्रयत्नों को अधिकाधिक सफल बनाया जा सके। तो ये इसका विषय क्षेत्र है और ये है उसका मूल उद्देश्य। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेचुरल वेजिटेशन अर्थात प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।